नमस्कार दोस्तों, सोमिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको उस जगह ले जाता हूं जहां इतिहास की धूल में दबी सच्चाई और रहस्य हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। इतिहास के उन अध्यायों की बात करते हैं जो लिखे नहीं गए, जो कहानियां नहीं बताई गई, उन्हीं पर हमारी चाल है। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े खलनायक की, जिसे हम करीब 80 साल से मृत मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में हम सच जानते हैं, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा झूठ हमें पढ़ाया गया है? चलिए शुरू करते हैं। 80 साल, 8 दशक, इतनी लंबे समय से हमें सिखाया गया है एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली। जंग खत्म, विलन मर गया, केस क्लोज्ड। लेकिन रुकिए, जरा रुकिए, सोचिए, हमें ये पता कैसे चला, किसने बताया? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ही हम घुस जाते हैं एक अंधेरी उलझन में। सोवियत यूनियन ने कभी लाश नहीं दिखाई। स्टालिन ने खुद पब्लिकली कहा हिटलर भाग गया। अमेरिका के FBI के फाइलों में 1950 के दशक भर अर्जेंटीना में हिटलर के दिखने की रिपोर्ट्स हैं। और जब वैज्ञानिकों ने उस खोपड़ी के टुकड़े की जांच की जिसे रूस इतने साल सबूत के तौर पर दिखा रहा था, पता चला वो किसी औरत की खोपड़ी है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक असली फॉरेंसिक दुष्स्वप्न है जिसने करीब 80 साल से जांचकर्ताओं को सिरदर्द दे रखा है। आज हम उस अंधेरे रास्ते को खोजेंगे, नाज़ियों के भागने के सीक्रेट नेटवर्क, डीक्लासिफाइड फाइलें और आधुनिक DNA टेस्ट जिसने शायद इस रहस्य का हल ढूंढ ही लिया है। लेकिन अगर जवाब सच में वो है, तो वो बदल देगा दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर के बारे में हमारी पूरी समझ। तो चलिए शुरू करते हैं उसी दिन से। अप्रैल 1945, बर्लिन लगभग गिर चुका है। सोवियत सेना चारों तरफ से घेरे हुए है, तोपों की आवाज थमी नहीं रही और राइक चांसलरी के नीचे कंक्रीट के बंकर में एडोल्फ हिटलर बैठा है। उसे समझ में आ चुका है अब खत्म ही है। जो इतिहास की किताबों में लिखा है वो बताता हूँ। हर दिन दीवारें कांपती हैं बमों की आवाज से। 26 अप्रैल को उसके जनरलों ने खबर दी जंग खत्म है, हम हार गए। जो लोग वहां थे वो बताते हैं हिटलर पूरी तरह टूट गया, चीखा, सबको दोष दिया, पूरी दुनिया को कोसा। 29 अप्रैल, समय लगभग खत्म। वो सोचता रहा कि इस सफर का अंत कैसे हो। वो जानता था मुसोलिनी को पकड़कर मारा गया और उल्टा लटका दिया गया सबके सामने। हिटलर ने तय कर लिया वो ऐसा नहीं होने देगा। तो उसी रात, ठीक आधी रात को, उसने ईवा ब्राउन से शादी कर ली। कोई जश्न नहीं, कोई खुशी नहीं, बस तोपों की आवाज और मोमबत्तियों की रोशनी, कुछ गवाह। अगली सुबह 30 अप्रैल, हिटलर ईवा ब्राउन के साथ अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज। जब उसके साथियों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर मर चुकी है और हिटलर ने खुद को गोली मार ली है। हिटलर की आखिरी इच्छा थी उसकी लाश जला दी जाए। उसके आदेश के मुताबिक लाशें बाहर ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उस दिन बर्लिन का आसमान काला था धुएं से। करीब 1 घंटे बाद सोवियत सैनिक बंकर में घुसे। उन्हें 2 जली हुई लाशें मिली। ये है ऑफिशियल कहानी, सीधी साफ। लेकिन यहीं से असल कहानी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि सोवियत सैनिकों ने बंकर को क्राइम सीन की तरह नहीं, बल्कि एक स्मारिका की दुकान की तरह इस्तेमाल किया। जो मिला ले लिया, हिटलर का झंडा, दस्तावेज, कंघी, पेन, यहाँ तक कि सोफे के टुकड़े तक। कोई तस्वीर नहीं खींची गई, कोई फॉरेंसिक काम नहीं हुआ। सैनिकों ने सब कुछ बिखेर दिया। और बस यही नहीं, फायर एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कुछ गैलन पेट्रोल से 2 लाशों को पूरा जलाना लगभग नामुमकिन है। प्रोफेशनल क्रीमेशन के लिए चाहिए घंटों तक 1400 डिग्री का तापमान एक कंट्रोल्ड जगह में, और यहाँ खुली जगह में कुछ गैलन पेट्रोल बस कुछ मिनट। तो लाशें पूरी तरह जलनी नहीं चाहिए थी। कुछ सोवियत सैनिकों ने तभी टिप्पणी कर दी थी, लाश का फेस ठीक नहीं लग रहा। एक ने कहा पैर का साइज बड़ा लग रहा है, दूसरे ने कहा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। सोवियत संघ ने पहले दावा किया कि हिटलर की लाश उनके पास है, लेकिन पश्चिमी सहयोगियों को कभी नहीं दिखाई, कभी स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं दी। और फिर स्टालिन ने खुद अजीब टिप्पणियां शुरू कर दी। उसकी सेना दावा कर रही है कि हिटलर की लाश उनके पास है, लेकिन स्टालिन पश्चिमी नेताओं से कह रहा है कि वो मानता है कि हिटलर भाग गया। इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन कूटनीति खेल रहा था। हिटलर के सवाल को अनिश्चित रखकर वो कुछ इलाकों में सोवियत सैनिक रखने का तर्क बनाना चाहता था। लेकिन ये इतना असरदार हुआ कि 1945 के मध्य तक लगभग आधे अमेरिकियों का मानना था कि हिटलर बर्लिन में नहीं मरा। और सबसे मजेदार बात, हिटलर का मौत का प्रमाण पत्र 1956 में जारी हुआ, उसकी कथित मौत के 11 साल बाद, और वो भी बिना किसी लाश की। तो सवाल ये है कि अगर ऑफिशियल कहानी में इतने छेद हैं, तो और क्या क्या हो सकता था? अब मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक असली फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हजारों बड़े नाजी यूरोप से भाग निकले। अडोल्फ आइकमैन हॉलोकास्ट के मुख्य वास्तुकारों में से एक, उसने अर्जेंटीना में 10 साल से ज्यादा आराम से काटे। जोसेफ मेंगेले, ऑश्विट्ज का वो डॉक्टर जिसने भयानक एक्सपेरिमेंट किए थे, वो 1979 में ब्राजील में सामान्य मौत मरा। वॉल्टर राउफ, मोबाइल गैस चेंबर डिजाइन करने वाला SS कर्नल, वो खुलेआम चिली में रहता था 1984 तक। क्लाउस बारबी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए बोलेविया में काम किया। ये सब लोग भागे थे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए जिसका नाम था रैट लाइंस। ये सच में डरावने ढंग से कारगर थे। आमतौर पर रास्ता ऑस्ट्रिया और इटली से होकर जाता था, कैथोलिक चर्च के कुछ लोगों और पुराने SS कॉन्टैक्ट्स की मदद से।
कोई भगोड़ा नाजी किसी मठ में घुसता, पास में कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों में उसके पास होता नकली पासपोर्ट, जाली रेड क्रॉस के कागज, नई पहचान और दक्षिण अमेरिका का टिकट। एक संगठन था ओडेसा, जो एसएस ऑफिसरों को सुरक्षित निकालने का काम करता था। इतिहासकार बहस करते हैं कि ये कितना सेंट्रलाइज था, लेकिन नतीजा खुद बोलता है। सैकड़ों नाजी यूरोप से गायब होकर नए नाम से दक्षिण अमेरिका में उभरे। तो सवाल, क्या हिटलर उस मौके का इस्तेमाल कर सकता था? बिल्कुल संभव है, खासकर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जर्मन समुदाय 1800 के दशक से था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्यूनस आयर्स के पूरे इलाके में मुख्य भाषा जर्मन थी। कोई भगोड़ा आसानी से घुल मिल सकता था। युद्ध के बाद राष्ट्रपति हुआन पेरोन ने खुद सक्रिय रूप से नाजियों का स्वागत किया। वो उन्हें कुशल पेशेवर मानता था। उसकी सरकार ने संदिग्ध बैकग्राउंड वाले हजारों जर्मनों को एंट्री परमिट जारी किए। 2011 में ब्रिटिश लेखक जेराल्ड विलियम्स और साइमन डंस्टन ने एक किताब प्रकाशित की, ग्रे वुल्फ। उस किताब ने इतिहास की दुनिया में हलचल मचा दी। उनका दावा, हिटलर सबमरीन से भागा, रैट लाइन्स फॉलो करके स्पेन होते हुए पैटागोनिया पहुंचा। वो दावा करते हैं हिटलर 1962 तक वहां जीवित रहा, 73 साल की उम्र में मरा। यहां तक कि ईवा ब्राउन की 2 बेटियां भी थी। उसके बाद गवाह सामने आए। एक बुजुर्ग जो 1940 के दशक में किशोर था, उसने दावा किया वो स्पेन के एक मठ में काम करता था। 1945 में उस मठ में हिटलर और ईवा ब्राउन रुके थे। उसने साफ साफ बताया, हिटलर की कटी हुई मूछें, ईवा के सुनहरे बाल, हथियारबंद गार्ड। बस यही नहीं, FBI और CIA की डीक्लासिफाइड फाइलें देखिए। 1950 के दशक की फाइलों में दक्षिण अमेरिका में हिटलर के दिखने की खबरें भरी पड़ी हैं। 1955 की एक CIA फाइल में एक तस्वीर है, एक व्यक्ति जो कोलंबिया में रहता है और उसकी शक्ल हिटलर से हैरान करने वाली मेल खाती है। ये सूचना एक पूर्व SS अफसर से आई थी, लेकिन सीमित संसाधनों की वजह से जांच नहीं हो पाई। क्या ये विश्वसनीय गवाह है या गलत पहचान, हम नहीं जानते। कभी ठीक से फॉलो अप नहीं हुआ। कुछ थ्योरीज और भी चरम पर चली जाती हैं। एंटार्क्टिका हाइपोथेसिस। नाजी जर्मनी ने 1930 के दशक में एंटार्क्टिका में अभियान भेजे थे। वो दावा करते थे कि वो उनका इलाका है, न्यू श्वाबनलैंड। 1946 में अमेरिकी नेवी ने ऑपरेशन हाई जंप चलाया। 4000 से ज्यादा सैनिक एंटार्क्टिका भेजे गए। साथ में थे युद्धपोत और विमान। ऑफिशियल स्पष्टीकरण था वैज्ञानिक अन्वेषण। लेकिन सवाल, साइंस के लिए इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स क्यों? लेकिन यहाँ पर पलटवार करने वाला तर्क भी बहुत मजबूत है। हिटलर एक मेगलोमेनियाक था। ध्यान और कंट्रोल उसका जीवन था। उसकी पूरी पहचान जर्मनी के नेता होने पर टिकी थी। वो सब छोड़कर छद्म बनाम से चुपचाप जी ले, ये उसकी शख्सियत के बिल्कुल खिलाफ है। और मुसोलिनी का हाल, मुसोलिनी के पकड़े जाने के 2 दिन पहले ही हिटलर को पता चल गया था। उसने अपने स्टाफ से कहा, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। बंकर में मौत उसके कंट्रोल इमेज से पूरी तरह मेल खाती है। वो चाहता था कि मौत पर भी उसका कंट्रोल रहे। भागकर अनजान बने रहना उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। तो किस कहानी पर भरोसा करें? यहीं आता है फिजिकल सबूत, और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दशकों तक सोवियत संघ दावा करता रहा हिटलर के अवशेष मॉस्को में बंद है। खोपड़ी का टुकड़ा, जबड़े का कुछ हिस्सा, कुछ दांत। उन्होंने कभी पब्लिकली नहीं दिखाया, कभी स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं दी। 2000 में रूस ने वो खोपड़ी का टुकड़ा पब्लिकली दिखाया, हड्डी का एक टुकड़ा जिसमें गोली का छेद। दावा किया यही सबूत है कि हिटलर गोली से मरा, बिल्कुल जैसे गवाहों ने कहा। 2009 में अमेरिकी पुरातत्वविद निक बेलेंटोनी को जांच की इजाजत मिली। रूस ने खुद नमूने देने को हाँ कर दिया। उन्होंने सोचा साइंस हमेशा के लिए शक करने वालों को चुप करा देगी। नतीजे ने सबको चौंका दिया। खोपड़ी का टुकड़ा हिटलर का नहीं था, पूरा का पूरा एक औरत का था, उम्र 40 साल से कम। मतलब क्या हुआ? 60 साल से ज्यादा समय से प्राथमिक फिजिकल सबूत किसी और की खोपड़ी थी। क्या ये ईवा ब्राउन की थी, या बंकर में मरने वाली किसी और औरत की, या फिर जंग में मारे गए किसी आम इंसान की? कोई नहीं जानता। रूसी सरकार ने तुरंत पलटवार किया। बाकी सबूत अब भी वैध है, खासकर जबड़े की हड्डी और दांत। उन्होंने कहा अमेरिकी टीम ने जबड़े की जांच नहीं की। जबड़े का मिलान हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड से हुआ था। 1945 में हिटलर के अपने डेंटिस्ट को पकड़कर पूछताछ करके ये मिलान किया गया था। लेकिन यहाँ भी समस्या है। सोवियत संघ को लाश कैसे मिली, उसकी कहानी भी बदलती रही। पहले दावा था 5 मई को सोवियत सैनिक ने लाश खोजी, लेकिन अलग अलग सोवियत यूनिट्स ने दावा किया कि उन्हें लाश मिली। ब्यौरा बदला। पहले कहा गया बगीचे में, फिर कहा गया गड्ढे में, फिर कहा गया कई बार हिलाई गई। 1970 में सोवियत संघ ने दावा किया बचे हुए अवशेषों को जलाकर एक नदी में बिखेर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जगह नाज़ी समर्थकों का तीर्थ स्थल बने। लेकिन इसने सुविधाजनक रूप से भविष्य में किसी भी जांच की संभावना को खत्म कर दिया। सिर्फ जबड़े का टुकड़ा और खोपड़ी का हिस्सा रखा गया, और खोपड़ी का हिस्सा अब फर्जी साबित हो चुका है। 2017 में एक फ्रेंच फॉरेंसिक टीम को जबड़े की जांच करने की इजाजत मिली। उनका निष्कर्ष दांतों की बनावट, पुराने डेंटल रिकॉर्ड से मेल, शाकाहारी खाने के सबूत, सब मिलकर लगता है कि ये हिटलर का है।
लेकिन समस्या ये है कि सारे सबूत रूस के कंट्रोल में है। सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी में बहुत बड़े अंतराल है। कोल्ड वॉर के दौरान किसी पश्चिमी वैज्ञानिक ने जांच नहीं कर सकी। आज भी पहुंच सीमित है और टेस्ट के अनुरोध अक्सर सालों साल लटके रहते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा सकती है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग हिटलर के जिंदा रिश्तेदारों से मिलान कर सकती है। हिटलर के कुछ रिश्तेदार आज भी जीवित हैं। जेनेटिक जीनियोलॉजी, वो साइंस जिसने सालों पुराने कोल्ड केसेस और अनजान सैनिकों की पहचान की है, वो हफ्ते भर में पक्का जवाब दे सकती है। लेकिन चाहिए सहयोग, पारदर्शिता और पहुंच। जब तक रूस ये सबूत बंद रखेगा, तब तक बहस जारी रहेगी। अब सवाल, इतिहासकार असल में क्या मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं हिटलर 30 अप्रैल 1945 को बंकर में मरा। दांतों के सबूत मजबूत है, गवाहों के ब्यौरे मेल खाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल सही बैठता है। भागने की थ्योरीज दिलचस्प जरूर है, लेकिन उनके पास वो ठोस सबूत नहीं है जो बताई गई कहानी को पूरी तरह उलट दे। लेकिन हम 80 साल बाद भी इस पर क्यों बात कर रहे हैं? ये हमारे मन के एक गहरे हिस्से में चोट करता है। हम मान नहीं सकते कि इतना बड़ा अपराधी खुद अपनी मौत का समय और तरीका चुन सकता है। कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई पब्लिक रेकनिंग नहीं हुई, कोई कोर्टरूम नहीं जहां सबूत पेश किए गए हो। न्यूरेमबर्ग ट्रायल से तुलना करिए, वहां गेरिंग, हेस, स्पियर सब कोर्टरूम में बैठे थे। जिंदा बचे लोगों ने गवाही दी, दस्तावेज पेश किए गए, दुनिया ने देखा सजा हो रही है। हिटलर के मामले में हमें मिली एक कहानी उन गवाहों से जिनके पास झूठ बोलने का हर कारण था, और फिजिकल सबूत एक ऐसी सरकार के पास जो साझा नहीं करना चाहती थी। स्टालिन की गोपनीयता ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। जब सबसे ताकतवर सरकार दावा करे कि हिटलर मरा हुआ है लेकिन सबूत न दिखाए, और उनका नेता खुद कहे कि हिटलर भाग गया, तो भरोसा उड़ जाता है। ये सिर्फ एकेडमिक उत्सुकता का मामला नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है। जब ताकतवर लोग अत्याचार करते हैं, हमें चाहिए साफ अंत। न्याय दिखना चाहिए, मान लेने से काम नहीं चलेगा। सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच हो सके, सरकारी आर्काइव में बंद न हो। हिटलर के भागने की थ्योरीज इसलिए जिंदा है क्योंकि वो एक भूलभूत डर को छूती है। डर कि इतना बड़ा अपराधी चुपचाप गायब हो सकता है, न्याय योजना और संसाधनों से बच सकता है। इतिहास का सबसे वांटेड अपराधी आराम से जी सकता है, जबकि उसके पीड़ितों को कभी जवाब न मिले। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है पूरा रहस्य सुलझाने की। जेनेटिक सीक्वेंसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, एआई, आइसोटोप एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन चाहिए सहयोग। हिटलर की कहानी खत्म हुई थी बर्लिन के बंकर में, एक जलते हुए शहर के नीचे, अपनी चुनी हुई मौत में। लेकिन हम आज भी सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि होलोकॉस्ट के पीड़ितों को कभी क्लोजर नहीं मिला। युद्ध में तबाह हुए परिवारों ने कभी न्याय नहीं देखा। पीड़ितों ने कभी हिटलर को जवाबदेह नहीं देखा। उन्हें मिली एक कहानी बंकर की, जल्दबाजी में जलाने की और विवादित अवशेषों की। उन्हें मिले दशकों के सोवियत राज। उन्हें मिली इतनी अस्पष्टता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही। भागने की थ्योरी इसलिए जिंदा है क्योंकि वो एक गहरा सच बताती है। हम अंधेरे से कैसे निपटते हैं। हम चाहते हैं निश्चित अंत, हम चाहते हैं न्याय दिखे, हम चाहते हैं सबूत कि राक्षस अपनी आखिरी कहानी खुद नहीं लिख सकते। जब हमें वो नहीं मिलता, जब इतिहास हमें क्लोजर की बजाय अस्पष्टता देता है, तो हमारे अंदर कुछ विद्रोह कर उठता है। हिटलर चाहता था कि अंत तक वो खुद अपनी कहानी लिखे, लेकिन हम चाहते हैं साफ सबूत, हम चाहते हैं पारदर्शिता, हम चाहते हैं न्याय जो दिखे। क्योंकि जब हम अंधेरे इतिहास के पन्नों में ढीले ढाले सबूतों पर संतुष्ट करते हैं, सरकारी आर्काइव में बंद सच पर यकीन करते हैं, तब हम बनाते हैं संदेह की जमीन, और वो संदेह एक दिन खतरनाक बन जाता है। हिटलर की कहानी की असली शायद ये नहीं कि वो भागा या नहीं, असली सीख ये है हमें साफ जांचे जा सकने वाले पारदर्शी सबूतों की जरूरत क्यों है जब इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय बंद होते हैं। दस्तावेजीकरण राजनीतिक सुविधा से ज्यादा अहम क्यों है? हम युद्ध अपराधियों का पब्लिक मुकदमा क्यों करते हैं, सबूत संभाल कर रखते हैं और खुलेआम साझा करते हैं? क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते, जब गोपनीयता और अस्पष्टता इतिहास के रिकॉर्ड को ढक लेती है, तब हम बनाते हैं उपजाऊ जमीन संदेह के लिए, और उस संदेह का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और भी अंधेरे कामों में लाया जा सकता है। 80 साल बाद भी हम हिटलर की मौत पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कभी वो क्लोजर नहीं मिला जो न्याय मांगता है। हमें मिली एक कहानी जो सही लगती है, सबूत जो ज्यादातर मेल खाते हैं, दशकों की गोपनीयता जिसने भरोसा तोड़ दिया, और बस उतने छेद जिससे सवाल जिंदा रहते हैं। हिटलर का आखिरी अध्याय लिखा गया उसी बंकर में, जलते शहर के नीचे, अपनी चुनी हुई मौत में। 12 साल टिका उसका साम्राज्य। जो युद्ध उसने शुरू किया, उसमें मरे करोड़ों लोग। आखिर में वो मरा ये जानकर पूरी तरह नाकाम। लेकिन हम जो आज भी सवाल करते हैं, सबूत ढूंढते हैं, जवाब मांगते हैं, ये दिखाता है इंसानियत का एक बड़ा सच। हम मानने से इनकार करते हैं कि अंधेरा चुपचाप इतिहास में गायब हो जाए। हम मांगते हैं सबूत, मांगते हैं सच, मांगते हैं न्याय जो जांचा जा सके। और ये अड़ियलपन, सुविधाजनक कहानियों से परे सबूत मांगना, शायद यही है असली आखिरी अध्याय। वो अंत नहीं जो हिटलर चाहता था, जहां वो अपनी कहानी को कंट्रोल करता, बल्कि वो अंत जो हमें चाहिए, एक याद दहाना के इतिहास की सच्चाई कोई सौदेबाजी नहीं जानती, और अंधेरे को बिना सवाल किए स्वीकार करने को ये दुनिया राजी नहीं है।
दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसे हजारों रहस्य बिखरे पड़े हैं जिनके जवाब हम आज भी ढूंढते हैं। हिटलर की मौत, नाजियों का भागना, युद्ध के आखिरी अध्याय, ऐसी ही कहानियों के लिए सोमिनर पर रोजाना वीडियो आते हैं। मेरा चैनल सोमिनर इतिहास की अज्ञात कहानियां, रहस्य और डार्क सीक्रेट्स, जो सच में जानना चाहते हैं, सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास के उस पार झांकना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह है। तो आज ही सोमिनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इतिहास रुकता नहीं और हम रुकने को राजी नहीं है। मैं सोमिनर से कहता हूँ, इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं, चाहे उसे मारने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए। फिर मिलेंगे एक नए और गहरे रहस्य के साथ। धन्यवाद।